नमस्कार दोस्तों, हम आज आपसे एक नई सीरीज़ जो कि जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम की यात्रा पर है, शुरू करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको हमारी पहले की जो सीरीज़ थी, अमरनाथ यात्रा, कश्मीर, उज्जैन, महाकाल, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, इंदौर, हरिद्वार और ऋषिकेश की यात्रा पसंद आई होगी। जिसने हमारी ये यात्रा नहीं देखी है वो एक बार ज़रूर देखें, जिसमें हमने अपनी यात्रा का अनुभव बताया है और आपको जानकारी भी दी है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे इससे पहले की वीडियोस और सीरीज़ पसंद आई होंगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस और अच्छी सीरीज़ लेकर आएंगे। इसके अलावा आपको कई रोचक जानकारी भी मिलेगी। इस सीरीज़ में हम आपको अपनी जगन्नाथपुरी, उड़ीसा, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम की यात्रा की पूरी तैयारी के बारे में बताएंगे और वहाँ के जो दर्शनीय स्थल जो कि हमने अपनी यात्रा में अनुभव किए थे उनको विस्तार से बताएंगे। जिसमें आप जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम की यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो ये सीरीज़ और इसके एपिसोड आपकी हेल्प करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि आप वहाँ क्या क्या करें और क्या नहीं करें, और आपको यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव भी दिखाएंगे। इस सीरीज़ में आपको बहुत मज़ा आएगा क्योंकि इसमें हम अपनी यात्रा के खट्टे मीठे अनुभव की जानकारी के साथ बताएंगे। तो शुरू करते हैं यात्रा का पहला एपिसोड। यह यात्रा हम लोगों ने दिल्ली से शुरू की, उसके बाद हम जगन्नाथपुरी गए, फिर वहाँ से भुवनेश्वर और फिर भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम आए। विशाखापट्टनम से हमारी वापसी की ट्रेन थी जिससे हम वापस दिल्ली आए। इस यात्रा की तैयारी हमने जुलाई से शुरू करी। सबसे पहले हमने ट्रेन में सीट में अवेलेबिलिटी देखी और ये चेक किया कि हमारे लिए कौन सी ट्रेन बेस्ट होगी। सभी ट्रेन देखने के बाद हमें पुरुषोत्तम एक्सप्रेस ट्रेन बेस्ट लगी, जो नई दिल्ली से रात 10:30 बजे चलती है और अगला पूरा दिन ट्रेन में ही लगता है और फिर उसके अगले दिन सुबह 5:30 बजे पूरी स्टेशन पहुंचती है। तो हमने क्या किया कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में 3rd AC में अपनी टिकट बुक कर दी। हम लोगों ने एक दूसरी ट्रेन की भी बुकिंग करी जो भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम की थी। यह ट्रेन भुवनेश्वर से विशाखापट्टनम वाया पुणे जाती है और इसका समय था रात 9:30 बजे का, और विशाखापट्टनम पहुंचने का टाइम था इसका सुबह 4 बजे, यानी रात को 9:30 से सुबह 4 बजे हम लोग विशाखापट्टनम पहुंचे। उसके बाद हम लोगों ने तीसरी ट्रेन करी जो हमने विशाखापट्टनम से वापसी की थी, यानी विशाखापट्टनम से नई दिल्ली की। इस ट्रेन का नाम था AP एक्सप्रेस, जो कि रात 10:40 पर विशाखापट्टनम से चलती है और वैसे ही पूरा एक दिन ट्रेन में लगता है और फिर उसके अगले दिन सुबह 5:30 बजे नई दिल्ली पहुंचती है। ट्रेन की बुकिंग करने के बाद हम लोगों ने होटल की बुकिंग करी। होटल की बुकिंग के लिए हमने 3 रूम तो पुरी में और 2 रूम विशाखापट्टनम में बुक करे। ये सारी बुकिंग हम लोगों ने सितंबर तक पूरी कर दी थी। ट्रेन की बुकिंग और होटल की बुकिंग पूरी हो जाने के बाद हमें बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कहीं भी अगर हमें जाना हो तो अगर हमारा आने जाने का टिकट का और रहने का जो है अरेंजमेंट कंप्लीट हो जाए तो इससे आधी प्रॉब्लम तो ख़त्म ही हो जाती है। उसके बाद हम लोगों ने यात्रा में इस्तेमाल होने वाले सामान की धीरे धीरे ख़रीदारी करी, जैसा कि हमेशा होता है। शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया, ड्रेसेस लेना स्टार्ट कर दिया। जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहे थे हम लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। होता ही है, कहीं जाना होता है तो बड़ी खुशी होती है। मन कर रहा था कि जल्दी से हमारा दिन आ जाए यात्रा का, और लेकिन अभी भी कुछ दिन बचे थे
तो हम लोगों ने धीरे धीरे सारी तैयारी पूरी करी, अपना सामान वामान पैक करा, अपना खाने पीने का सामान हमने रखा साथ में, जो हमें वहाँ पे स्नैक्स वगैरह बच्चों के लिए वो हमने पैक करे, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जाना था और सफ़र भी बहुत लंबा था और बच्चे भी साथ में थे। यात्रा से 2 दिन पहले ही हम लोगों ने सारा बैग रेडी कर लिए, हालांकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था। और फाइनल पैकिंग यात्रा से 1 दिन पहले की रात को हमने पूरी कर ली। यात्रा के लिए हमने टैक्सी भी 1 दिन पहले ही बुकिंग कर ली, क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। हम चाहते थे कोई प्रॉब्लम ना आए हमारी यात्रा में। अब मैं आपको जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जगन्नाथपुरी की। माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में जाके वस्त्र पहनते हैं और पुरी में भोजन करते हैं। दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। अगर आप लोग भी पुरी दर्शन करने का प्लान बनाना चाहते हैं तो कम से कम 3 दिन का टाइम ज़रूर निकालिए। पहले दिन आप जगन्नाथ मंदिर, वहाँ के खूबसूरत बीच और अन्य प्रमुख मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दूसरे दिन चिल्का लेक और समुद्र का संगम और डॉल्फिन देखने का मौका बिल्कुल नहीं गवाएं, क्योंकि अगली बार पता नहीं आपका वहाँ कब आना होगा। तीसरे दिन आप वहाँ से एक पर्यटन बस ले सकते हैं, जिससे आप मन को लुभाने वाला चंद्रभागा बीच देख सकते हैं, कोणार्क का अद्भुत सूर्य मंदिर, भगवान शिव का लिंगराज मंदिर, भगवान बुद्ध का धौलागिरी, जैन मुनियों की खूबसूरत उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं और सफ़ेद शेर और दुर्लभ वन्य जीवों का नंदनकानन अभयारण्य ज़रूर देखिएगा। हमने इन तीनों दिनों के हिसाब से आपको प्लान बताया, बट अगर आप चाहें तो अपने प्लान के अकॉर्डिंग सेकंड और थर्ड डे को भी चेंज कर सकते हैं। एज़ पर योर कन्वीनियंस, एज़ पर योर टाइम, आपके पास जितना अवेलेबल है आप उसके हिसाब से कर सकते हो। इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जो नंदनकानन सोमवार को हमेशा बंद रहता है, इसीलिए सोमवार का दिन घूमने के लिए ना निकालें। बाकी दिनों में अक्टूबर से लेकर मार्च तक सुबह 8 से 5 बजे और साल भर में बाकी दिन 7:30 से 5:30 बजे तक आपका जो ये नंदनकानन है ये खुला रहता है। चिल्का लेक के बारे में आपको एक बार बताना चाहेंगे कि यह भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील है, तो इसके लिए आपको 1 दिन पहले ही बुक करना पड़ेगा। बस का टिकट 150 रुपये है और चिल्का लेक के किनारे आपको बोट बुक करना ज़रूर है। कॉमन बोट का किराया 250 रुपये लगता है, जिसमें 15 से 18 लोग बैठते हैं। यदि आप पर्सनल बोट बुक करना चाहते हैं तो उसका किराया 3000 से 3500 रुपये लगता है और वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी बोट को बुक कर सकते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर देश के सबसे बड़े और भव्य 10 मंदिरों में से एक है, जो कि भारत की प्राचीन धरोहरों में से एक है। यूनेस्को ने सन 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी है। भगवान सूर्य को समर्पित इस मंदिर की आश्चर्यचकित कर देने वाली संरचना इस प्रकार की गई है जैसे 12 विशाल पहियों पर आधारित एक विशाल रथ को 7 ताकतवर बड़े घोड़े खींच रहे हों। इस रथ पर भगवान सूर्य नारायण विराजमान है। हमारी भारतीय मुद्रा 10 के नोट में इस मंदिर की छवि अंकित की गई है। चलिए अब थोड़ी सी जानकारी हम विशाखापट्टनम की भी दे देते हैं आपको। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है। यहाँ के निवासी विशाखापट्टनम को वाइजैक कहते हैं। इसके अलावा विशाखापट्टनम को पूर्व का गोवा यानी ईस्ट कोस्ट का गहना भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से एक औद्योगिक शहर है।
लेकिन अद्भुत रेतीले समुद्र तटों, आकर्षक पार्कों, बौद्ध अवशेष स्थलों और आसपास के दर्शनीय स्थलों जैसे अरकू घाटी के कारण भी विशाखापट्टनम पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इसके अलावा आप यहाँ समुद्र तट, लेटराइट पहाड़ी, चिकनी सड़कें और आश्चर्यजनक परिदृश्य का आनंद भी उठा सकते हैं। विशाखापट्टनम में घूमने की बहुत सारी जगह हैं। एक है इसमें कैलाशगिरी, सबसे फेमस जो पर्यटन स्थल है। कैलाशगिरी विशाखापट्टनम में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। कैलाशगिरी वाइजैक के केंद्र 360 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, जहाँ पे शिव और पार्वती जी की विशाल मूर्तियाँ बनी हुई हैं। उसके बाद विशाखापट्टनम में एक बोरा गुफा भी है। बोरा गुफा अरकू घाटी में अनंतगिरी पहाड़ियों के बीच स्थित बोरा गुफा देश की सबसे बड़ी गुफाओं में से एक मानी जाती है। यह लगभग 705 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसकी खोज 1807 में हुई थी। बोरा गुफा कास्टिक चूना पत्थर से बनी है। वाइजैक में कटिकी झरना भी है देखने लायक। यह झरना विशाखापट्टनम के दर्शनीय स्थलों में से एक है। यह झरना गोस्तानी नदी से निकला है और लगभग 50 फीट की ऊंचाई से गिरता है। आप यहाँ ट्रैकिंग का अनुभव भी ले सकते हैं। विशाखापट्टनम में कुछ फेमस बीच भी हैं। एक है यहाँ पे यारदा बीच, ऋषिकोंडा बीच और आरके बीच। वाइजैक में एक मत्स्य दर्शनी एक्वेरियम भी है। इस एक्वेरियम में समुद्री जल और मीठे पानी की अनगिनत प्रजातियों की मछलियों को संरक्षित किया गया है। यह एक्वेरियम रामकृष्ण समुद्र तट यानी आरके बीच के पास स्थित है। विशाखापट्टनम में बच्चों को घुमाने के लिए कई सारे पार्क भी हैं, जैसे इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, वुडा पार्क और इसके अलावा विशाखापट्टनम में सिंहचलम मंदिर भी है। इस मंदिर में पत्थर से बना रथ है, जिसके किनारे पर हाथी की मूर्तियों को सजाया गया है। यह सिंहचलम मंदिर भगवान नरसिंह को समर्पित है। इसके अलावा वाइजैक में श्री वेंकटेश्वर स्वामी कोंडा मंदिर, श्री काली मंदिर भी हैं। अगर आप लोग भी जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम घूमने जाने का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, तो वहाँ जाने का जो सबसे अच्छा समय है वो है अक्टूबर से मार्च के बीच का, क्योंकि सर्दियाँ शुरू होने के कारण इन महीनों में यहाँ का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, जिसके कारण पर्यटकों को घूमने में काफ़ी मज़ा आता है। क्योंकि अगर हम नॉर्थ की बात करें तो यहाँ पे इस समय बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जुलाई से सितंबर के बीच यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए यह मौसम यहाँ घूमने लायक नहीं होता। अप्रैल से जुलाई के महीने में यहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। गर्म मौसम होने के कारण इन महीनों में यहाँ कम पर्यटक आते हैं। आज के इस ब्लॉग में इतना ही। आपको हमने जगन्नाथपुरी, भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन दिया है। अब इनके बारे में डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ हमारी यात्रा में बने रहें। सब्सक्राइब करने से आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा और अगर जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा तो आपको उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और आपके लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। धन्यवाद।